बेटा एसी का एक लेक्चर बचा हुआ है, ये अभी हमें देखना है बेटा। जो टाइम के हिसाब से अगले महीने में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स आएगा कुछ लेक्चर्स के बाद, तो इंटरफेरेंस की थ्योरी पूरी डिस्कस हो गई है। एक दिन प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ले लूंगा इंटरफेरेंस की थ्योरी, तो उसकी असाइनमेंट्स वगैरह, इंटरफेरेंस के असाइनमेंट, एसी और ईएमआई तीनों असाइनमेंट सुबह ग्रुप में डाल दूंगा मैं। तो बेटा ईएमआई की असाइनमेंट, रिवीजन की ईएमआई, एसी और ईएमआई, एसी और इंटरफेरेंस। बेटा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के 3 दिन है, एक दिन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ाऊंगा, उसमें पोलराइजेशन या डायफ्रैक्शन एक चैप्टर खत्म करूंगा मैं बीच में, ताकि वो लास्ट वाला पूरा हो जाए, तो हमारा पूरा रिवीजन का बैलेंस हो जाएगा। तो बेटा आज ईएमआई स्टार्ट करते हैं, पहला लेक्चर। कल आधे से ज्यादा ईएमआई लेंगे, फिर अपन 2 दिन एसी का देख लेंगे, एसी के क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे, या लास्ट दिन एसी कर लेंगे। एसी का जो लास्ट लेक्चर है वो आज मैं अपलोड कर दूंगा, आज नहीं कल सुबह, आज नहीं हो पाएगा। हाँ, तो बेटा ईएमआई में हमने क्या देखा था, अब वापस चलते हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स में। लेट्स गो बैक टू इलेक्ट्रोस्टैट्स। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक जीरो होती है जब कोई नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ना हो या नेट नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जीरो हो। अगर कंडक्टर के अंदर नेट नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हर इलेक्ट्रॉन पे जीरो पड़ रही है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगी ज़्यादा देर तक, थोड़ी देर तक रह सकती है, क्योंकि उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में डालोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने में टाइम लगेगा, क्योंकि कंडक्टर के अंदर अगर लूप कंप्लीट नहीं है और नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है तो करंट ज़्यादा देर फ्लो नहीं करेगा, करंट कुछ देर फ्लो करेगा। जैसे डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट है, जैसे कि डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट है, अगर इनकम्प्लीट सर्किट है तो थोड़ी देर करेगा, स्टेडी स्टेट में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को मेंटेन करने के लिए एक नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का होना जरूरी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस भी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है उस रीजन में चार्ज नहीं हो सकता। क्यों? कोई भी छोटा वॉल्यूम ड्रॉ कर देते हैं, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा जीरो, तो वॉल्यूम को बड़ा करो या छोटा करो, नेट चार्ज आएगा जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो कोई भी एक एरिया, क्लोज्ड एरिया, छोटा या बड़ा ड्रॉ करो, इसके थ्रू फ्लक्स जीरो आएगा, क्योंकि जितनी लाइन एंटर करेगी उतनी एग्जिट करेगी। तो अगर यूनिफॉर्म फील्ड है, जीरो सी का केस है, तो किसी भी यूनिट वॉल्यूम में, छोटे बड़े किसी भी एलिमेंट्री वॉल्यूम में या बड़े वॉल्यूम में नेट चार्ज जीरो आएगा, उसका मतलब हर पॉइंट पे चार्ज जीरो होगा। तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ भी जाए तो ये जर्नी की चार्ज है, तो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है कंडक्टर के अंदर तो चार्ज नहीं होगा, चार्ज सरफेस पे होगा, क्योंकि सरफेस पे चार्ज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कर्डनेस रहेगी, तो बल्ब के अंदर चार्ज नहीं होगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म भी रहती है तो। जैसे डायलेक्ट्रिक्स में कैपेसिटर्स के अंदर डायलेक्ट्रिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म रहती है तो चार्ज कैपेसिटर के सरफेस पे रहता है, बल्ब पे नेट चार्ज जीरो लेते हैं, बल्ब पे नेट चार्ज हम जीरो लेते हैं, अपर सरफेस पे लेते हैं, लोअर सरफेस पे लेते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो अंदर चार्ज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, अंदर चार्ज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो होने के भी चांसेस रहते हैं, नहीं भी होने के चांसेस रहते हैं। तो निकालेंगे कैसे चार्ज डेंसिटी पॉइंट? तो बेटा हमने एक फॉर्मूला लिखा था गॉसियन से, माइनस डेल्टा टू 5 बाय डेल्टा x2 प्लस डेल्टा टू 5 बाय डेल्टा बाई 2 प्लस डेल्टा टू 5 बाय डेल्टा z2 इज इक्वल टू माइनस रो बाय एप्सिलॉन नॉट, इज इक्वल टू माइनस रो बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हर पॉइंट पे पोटेंशियल पता है या इलेक्ट्रिक पता है x y z कंपोनेंट, तो डेल्टा ई बाय डेल्टा x प्लस डेल्टा ई बाय डेल्टा वाई प्लस डेल्टा ई बाय डेल्टा z विल बी इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट, विल बी इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल हर पॉइंट पे पता है तो हर पॉइंट पे हम चार्ज डेंसिटी निकाल सकते हैं, हर पॉइंट पे हम चार्ज डेंसिटी निकाल सकते हैं, उसका फॉर्मूला देखा होगा। तो ईएमआई में पहला क्या है, अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज करती है या किसी भी लूप में अगर फ्लक्स टाइम के साथ चेंज करता है तो ईएमएफ इंड्यूस होती है, ईएमएफ इंड्यूस होती है। अब यहाँ पे नामकरण में शुरू में प्रॉब्लम है, ईएमएफ जो हम बोल रहे हैं दैट्स वर्क डन बाय नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो भी पूरी तरह से नहीं, उस बात पे ध्यान रखिएगा। तो किसी भी लूप में अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो एक सोर्स ऑफ ईएमएफ इंड्यूस होगा। सोर्स ऑफ ईएमएफ फंडामेंटली क्या है, एक नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोड्यूस होगी, एक नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोड्यूस होगी, तो एक नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोड्यूस होगी, उसका वर्क डन, उस नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का पूरा वर्क नहीं, उसका वर्क अलोंग द पाथ, उसका कंपोनेंट अलोंग द पाथ। तो किसी भी पाथ पे लूप ईएमएफ क्या होती है, लूप ईएमएफ क्या होती है, तो हम यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो वापस एक बार देखते हैं।
लूप ईएमएफ, लूप ईएमएफ, loop EMF across along any closed loop, along any closed loop, loop EMF along any closed loop is work done by component of net force on unit positive charge, is the work done by component of net force on unit positive charge along the path of loop in taking unit positive charge, in taking unit positive charge once around the loop, once around the loop. तो ये मैं कंपोनेंट क्यों बोल रहा हूँ, एक मैं कंपोनेंट क्यों बोल रहा हूँ, तो ये बात मैंने बार बार डिस्कस करने की कोशिश की थी। तो कोई भी एक लूप है, कोई भी अगर एक फिक्स लूप है, कोई भी अगर एक फिक्स लूप है, कोई भी अगर एक फिक्स लूप है, यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, इस पे नेट फोर्स लेते हैं ये। तो ध्यान रखना सारी फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक और नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कंपोनेंट वर्क डन वंस अलोंग पाथ 0 आएगा, उसका वर्क डन वंस अलोंग पाथ 0 आएगा क्योंकि कंजर्वेटिव होती है। तो अगर नेट फोर्स भी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक का वर्क 0 आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक का वर्क 0 आएगा। तो ये एक फिक्स पाथ है। तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स F, Q चार्ज पे फोर्स F पड़ रही है, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कितनी पड़ेगी F/Q। इसको यहां से यहां तक मूव करेंगे, ये डिस्प्लेसमेंट आएगी dl। तो बेटा F.dl, F dl cos थीटा, तो F का कंपोनेंट dl के अलोंग आ रहा है, तो F का कंपोनेंट dl के अलोंग आ रहा है। तो देखते हैं तो ये वर्क डन क्या होगा F.dl, तो once around the loop this will be equal to loop EMF। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, जब भी वर्क डन लेते हैं फोर्स का कंपोनेंट लेते हैं अलोंग डिस्प्लेसमेंट, तो इस पाथ के अलोंग फोर्स का कंपोनेंट आएगा। तो मुझे फोर्स का कंपोनेंट बोलने की जरूरत क्या है, तो मैंने यहाँ पे जानबूझ के लिखा है is the work done by component of net force on unit positive charge along the path। अगर ये पाथ फिक्स्ड है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, इसको मैंने बार बार हिंट किया था। तो अगर इस फोर्स का वर्क डन इस पाथ पे लूंगा तो मेरे फोर्स का कंपोनेंट अलोंग पाथ ही आएगा, फोर्स का कंपोनेंट अलोंग पाथ ही आएगा। क्योंकि चार्ज को जब ऐसे मूव करूंगा तो बेटा ये टेंशन डायरेक्शन आएगी, ये नॉर्मल डायरेक्शन आएगी। ध्यान रखना, चार्ज जब इसके अलोंग मूव करेगा तो ये टेंशन डायरेक्शन आएगी, नॉर्मल डायरेक्शन आएगी। नॉर्मल कंपोनेंट का वर्क तो वैसे 0 होता है, तो मुझे टोटल फोर्स का वर्क बोलता, कंपोनेंट का टेंशन कंपोनेंट को बोलने की जरूरत नहीं थी। तो मैं बोल के रहा हूं, फिर भी बोल के रहा हूं, क्योंकि अगर मैं वर्क डन लिख देता तब भी ऐसा लग रहा है कि आंसर सेम आता, क्योंकि जब भी इस चार्ज को इसके अलोंग मूव करेंगे पाथ के अलोंग, ये टेंशन डायरेक्शन आएगी, तो फोर्स का टेंशन कंपोनेंट ही वर्क करता है, नॉर्मल वर्क नहीं करता है। फोर्स का टेंशन कंपोनेंट ही वर्क करता है, नॉर्मल नहीं करता है। फिर क्या जरूरत पड़ी यहाँ पे लिखने की, कंपोनेंट वर्क डन। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, एक कंडक्टिंग रॉड है, एक कंडक्टिंग रॉड है, ये फिक्स्ड है, एक कंडक्टिंग रॉड है, ये फिक्स्ड है। रॉड को अगर यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रखी जाती है, एक मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से ली जाती है। अब मैं काम करता हूँ, कंडक्टिंग रॉड को v वेलोसिटी से ऐसे मूव करता हूँ, तो यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज आता है, इसकी वेलोसिटी v ऐसे है, इसकी वेलोसिटी v ऐसे है, तो v क्रॉस b फोर्स ये आएगी, फोर्स ये आएगी, ये फोर्स क्या होगी qv क्रॉस b। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज कितना आ जाएगा v क्रॉस b। तो कंडक्टर के अंदर ये वाली फोर्स नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक होगी, ये वाली फोर्स नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक होगी। अब ध्यान रखना, हमें वर्क डन बाय नेट फोर्स का कंपोनेंट, तो अगर ये कंडक्टर ऐसे मूव कर रहा है, अगर ये कंडक्टर ऐसे मूव कर रहा है, ये जो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आई है ये मैग्नेटिक है, इसकी वजह से चार्ज ऐसे मूव करेगा, तो चार्ज पार्टिकल की दो वेलोसिटीज होंगी, किस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में। तो अगर कंडक्टर रुका हुआ है, अगर कंडक्टर रुका होता तो चार्ज के लिए टेंशन डायरेक्शन होती, चार्ज के लिए टेंशन डायरेक्शन होती, बट कंडक्टर भी मूव कर रहा है, तो एक वेलोसिटी कंडक्टर की है, एक चार्ज की है, तो टेंशन डायरेक्शन ये हो जाएगी।
तो टेंशियल डायरेक्शन ये हो जाएगी और पाथ की डायरेक्शन अलग आएगी। तो जब भी लूप फिक्स्ड है तब तो नेटवर्क डन बाय फोर्स निकाल लो, बट अगर लूप मूव कर रही है अब नेटवर्क डन बाय फोर्स निकालोगे तो आंसर गलत आएगा। तो आप नेटवर्क डन बाय फोर्स निकालोगे तो आंसर गलत आएगा, क्योंकि अगर ये वायर रुकी रहती तो चार्ज ऐसे मूव करता है, ये टेंशियल डायरेक्शन आती। तो वर्क डन बाय फोर्स इज वर्क डन बाय कंप्यूटर फोर्स अलोंग टेंशियल डायरेक्शन आती। बट अगर कंडक्टर मूव करता, ये चार्ज ऐसे भी मूव करता, इसके अलोंग भी मूव करता, तो वेलोसिटी ऐसे आ जाती। तो टेंशियल डायरेक्शन हमेशा पाथ के नाम नहीं होगी। तो अगर ये कंडक्टिंग लूप फिक्स्ड है, अगर ये कंडक्टिंग लूप फिक्स्ड है, अगर ये कंडक्टिंग वायर फिक्स्ड है, हर पॉइंट पे चार्ज अगर मूव कर रहा है, टेंशियल डायरेक्शन इज टेंजिंग टू द पाथ। बट अगर ये कंडक्टर मूव कर रहा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे भी मूव कर रहा है, ऐसे भी मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ही आएगी, टेंशियल डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, टेंशियल डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। बट कौन सा कंपोनेंट करंट लेके जाएगा, दैट विल बी अलोंग द पाथ। क्योंकि कोई भी कंप्यूटर फोर्स जो वायर के किसी दूसरे एंगल पे है, अगर वायर के नॉर्मल है वो चार्ज नहीं फ्लो करा सकता। कौन सा नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कोई भी फोर्स जो चार्ज मूव कराएगी, दैट इज टू बी अलोंग द वायर। तो इस बात को ध्यान से देखना, ये डेफिनेशन बुक्स में थोड़ी गड़बड़ लिखी होती है, तो इसकी डेफिनेशन पे कभी क्वेश्चन आ गया तो यू टू फाइंड loop EMF is work done by component of non-electrostatic force along the path. It's not work done by non-electrostatic force. अब non-electrostatic बोल दो या net बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक बीइंग कंजर्वेटिव उसका वर्क डन 0 आ जाएगा। तो बेटा सबसे पहले हमें लूप ईएमएफ की डेफिनेशन देखनी थी, तो हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस अब इस पे करना शुरू कर देते हैं, रिवाइज करना शुरू करते हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो बेटा रिवीजन में मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चन एक एक करके लिखना शुरू करता हूँ। सारे क्वेश्चंस एक एक करके लिखना शुरू करता हूँ, थोड़ा क्विक रिवीजन लेंगे। A conducting rod of length L is moving in plane of board with velocity v as shown. Find PD across ends of rod. तो बेटा अब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की सारी छोटी छोटी चीजें ध्यान से करनी है, तो मैं सारे छोटे छोटे एग्जांपल्स ले रहा हूँ। फाइंड पीडी अक्रॉस एंड्स ऑफ रॉड एंड ईएमएफ इन रॉड। फाइंड पीडी अक्रॉस एंड्स ऑफ रॉड। तो ईएमएफ जब भी लेना है, अब नेट का मत निकालिए, अब हमेशा नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक का निकालिए, तो हमेशा ओपन क्लोज सबके लिए सही आएगा। तो एंड ईएमएफ इन रॉड, there is an uniform and constant magnetic field perpendicular to plane of board. ये कोई भी कंडक्टिंग रॉड है, इसकी लेंथ है L, इसकी वेलोसिटी पहले केस में ये 90 डिग्री है और एक यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है B में। ये पहला क्वेश्चन और ये सेकंड, ये इसका नॉर्मल है। रॉड की वेलोसिटी है V एट एंगल थीटा, इसकी लेंथ है L और यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है B। ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है Q, ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है Q। ध्यान रखिएगा किसी भी बैटरी में इलेक्ट्रोस्टैटिक और नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। वर्क डन बाय बैटरी बेसिकली इंप्लाइज वर्क डन बाय नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बैटरी के क्रॉस पीडी इज ईएमएफ प्लस माइनस आईआर। अगर करंट नहीं फ्लो कर रहा तो पीडी और ईएमएफ सेम है, तो पीडी और ईएमएफ सेम है। तो बेटा इसको बेटा ये इंपॉर्टेंट बात, यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट। यूनिफॉर्म वर्क डन के लिए कांस्टेंट क्यों है? अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं रहती, तो एक नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। तो अगर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है तो एक मैग्नेटिक फोर्स देगी, तो अगर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है तो मूविंग कंडक्टर पे मैग्नेटिक फोर्स देगी,
तो उस फोर्स के वर्क को हम मोशनल ईएमएफ बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी यूनिफॉर्म और कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को मूव कराएंगे तो कन्वेंशनल चार्जेस पर मैग्नेटिक फोर्स पड़ेगी। तो मैग्नेटिक फोर्स के वर्क डन को हम मोशनल ईएमएफ बोलते हैं। मैग्नेटिक फोर्स के जो रॉड के अलॉन्ग आता है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स का एक्चुअली वर्क डन जीरो होता है, तो आपको यहीं से क्लियर हो जाना चाहिए। तो अगर मैग्नेटिक फोर्स का वर्क बोलते हैं वो तो जीरो होना चाहिए था, बट एक कंपोनेंट उसका वर्क करेगा, एक कंपोनेंट उसका वर्क करेगा। वही मेजर रीजन था उस बात को डिस्कस करने का। और मैग्नेटिक फील्ड अगर टाइम के साथ चेंज करती है तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, तो एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी आएगी। ध्यान रखना वो इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं होगी। मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से एक नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, उसकी भी फोर्स आएगी, उसके वर्क को भी ईएमएफ बोलेंगे। That is because of variation in magnetic field. That is because of variation in magnetic field. तो यहाँ पे सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को नहीं लेना है। तो ये छोटी-छोटी चीजें एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इस पे बहुत बारीक-बारीक क्वेश्चन आए हुए हैं। वो अभी मैं डिस्कस करना शुरू करता हूँ। स्क्रीनिंग में एक एग्जांपल काफी बार आया है, इस पे बहुत माइन्यूटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ये रॉड इस तरह से है, कंडक्टिंग रॉड है, ये वेलोसिटी v से जा रही है, तो हम इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लें या कन्वेंशनल चार्ज पे फोर्स लें, बात एक ही आएगी। यहाँ पे कन्वेंशनल पॉजिटिव चार्ज लेता हूँ E, इस पे फोर्स कितनी पड़ेगी EVB, कंडक्टिंग रॉड को ऐसे लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस इकट्ठे होंगे, यहाँ पे नेगेटिव इकट्ठे होंगे, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जनरेट कर जाएगी। अगर ये V से जा रही है इस कन्वेंशनल चार्ज की, तो हमेशा वेलोसिटी भी रहेगी, तो मैग्नेटिक फोर्स तो हर जगह सेम रहेगी, क्योंकि हर कन्वेंशनल चार्ज की वेलोसिटी भी है, रोटेशन एंड ट्रांसलेशन है, तो मैग्नेटिक फोर्स तो हर जगह यूनिफॉर्म रहेगी, सेम पड़ेगी। जैसे चार्जेस एक्यूमुलेट करते जाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ती जाएगी, जिस टाइम पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर आ जाएगी। अब ध्यान रखना कितना टाइम लगेगा, हमने बार-बार डिस्कस किया मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बहुत कम है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बहुत कम है। तो ये हल्का से चार्ज की मोशन से बहुत हल्का से मूव करती है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स को तो बहुत इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कंपैरिजन में बहुत कम होती है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एकदम से ओवरकम कर लेगी, तो चार्ज ज्यादा फ्लो नहीं करेगा। जैसे से मूव करना शुरू किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एकदम से ओवरकम कर लेते हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इन स्टेडी स्टेट, जैसे मूव करना शुरू करोगे स्टेडी स्टेट एकदम अचीव हो जाएगी, चार्ज फ्लो होना बंद हो जाएंगे, तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी और नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे आएगी। तो हम ईएमएफ देखेंगे, ईएमएफ कितनी आएगी BLV, क्यों, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कितनी होगी VB, उसको यहां से यहां तक लेके जाएंगे, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क यूनिफॉर्म है, BV into L इतना आ जाएगा। नॉन ईएमएफ की डायरेक्शन क्या है, तो इसके लिए लेंस लॉ की जरूरत नहीं है, अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस देखना है, तो ये पॉइंट P और ये Q, ये पॉइंट P और ये Q, तो यहाँ पे लिख सकते हैं E into E will be equal to EVB in steady state। तो बेटा जब भी हमको PD निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क देखेंगे, जब भी हमें EMF निकालना है हम नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क देखेंगे। तो ये पॉइंट हाई पोटेंशियल पे, लोड पोटेंशियल पे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिफॉर्म है, तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां से यहां तक लाने के लिए वर्क कितना होगा इनटू L, ये भी कितना आ जाएगा बेटा, ये भी कितना आ जाएगा BL into V। ये PD कैसे लिखेंगे, माइनस Q। तो हम कुछ भी करें, अब बेटा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है हीट प्रोड्यूस कितनी है, इसमें हीट प्रोड्यूस्ड कितनी आएगी, ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसको रेस्ट से स्टार्ट करते हैं, V वेलोसिटी से लेके चलते हैं, हीट प्रोड्यूस कितनी आएगी। अब लोगों को लगता है कि वो करंट काफी देर फ्लो करेगा हीट, तो यहाँ पे इस बात को ध्यान रखना है, मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होता है, तो ये हल्का से मूव करेगी, चार्जेस ने हल्का से मूव करना है, यानी कि चार्जेस बहुत ज्यादा वेलोसिटी ले नहीं पाएंगे, चार्जेस जब रेस्ट से स्टार्ट करेंगे और एकदम से रुक जाएंगे तो उनकी ज्यादा वेलोसिटी हो नहीं पाएगी, तो कोलिजन्स नहीं होंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इनकमिंग टू steady state charges shift very less and don't acquire enough velocity। कुछ टाइम बाद करंट बंद हो जाएगा, तो जितने टाइम में
इसने स्टेडी स्टेट रिक्वायर किया है, उतने टाइम में चार्जेस बहुत ज्यादा वेलोसिटी नहीं होगी, बहुत ना के बराबर वेलोसिटी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स ओवरकम करनी है तो बहुत कम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चाहिए, तो बहुत कम चार्जेस ही मूव करेंगे, हेंस देयर इज नो हीट प्रोड्यूस्ड। ये क्वेश्चन जेई स्क्रीन में आया था, तो उसमें पूछा था हीट प्रोड्यूस होगी या नहीं होगी, ऐसा क्वेश्चन था। तो मैक्सिमम लोगों ने बोला था हीट प्रोड्यूस होगी, क्योंकि चार्जेस को मूव करना पड़ेगा, चार्जेस जब भी मूव करेंगे तो हीट प्रोड्यूस आएगी। बट वो आंसर गलत था, क्योंकि ये जब भी मूव करेगा चार्जेस थोड़ी देर मूव करेंगे, चार्जेस के बाद ऐसे मूव करेंगे। तो बेटा हीट कब प्रोड्यूस होती है? जब चार्जेस कंडक्टर के अंदर मूव करते हैं, व्हेन चार्जेस मूव रिलेटेड टू कंडक्टर। तो जब इसे चार्ज फ्लो बंद हो जाएगा तो चार्जेस कंडक्टर के रिलेटिव मूव नहीं करेंगे, कंडक्टर के साथ मूव करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स और आयंस के बीच में कोलिजन नहीं होगा। उस बीच में कोलिजन कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन्स कन्वेंशनल चार्जेस या इलेक्ट्रॉन्स आयंस के रिस्पेक्ट में मूव करते हैं, क्योंकि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत कम एक्वायर करेंगे, तो उनको काइनेटिक एनर्जी इतनी मिलेगी ही नहीं कि वो हीट लूज कर पाए। तो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस्ड जीरो लेनी है। अगर ये कंटिन्यूसली मूव करता रहता है उसके बाद कितने टाइम पे भी, तो चार्जेस कंडक्टर के रिस्पेक्ट में मूव नहीं करेंगे, कोई भी हीट प्रोड्यूस नहीं होगी, कोई भी हीट प्रोड्यूस नहीं होगी। बेटा दूसरे क्वेश्चन को मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ, दूसरे क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर देता हूँ। तो मेरी बात को ध्यान से रखना, हम एडवांस के लिए बहुत सारे शॉर्टकट्स बनाते हैं, बट सबसे अच्छा शॉर्टकट होता है बेसिक्स। अगर आप बेसिक से चलोगे अपने शॉर्टकट खुद बना लोगे, अगर आप बेसिक से चलोगे और सारे क्वेश्चंस एक बार ध्यान से देखोगे, अपने शॉर्टकट खुद से बना लोगे। तो ये कन्वेंशन चार्ज है, इसकी वेलोसिटी है v, इसकी वेलोसिटी है v। तो इस वेलोसिटी की वजह से बेटा इस पे कितनी फोर्स पड़ेगी, इस पे कितनी फोर्स पड़ेगी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे Eb। तो अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है, तो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो कंपोनेंट है उसका वर्क लेना है। तो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसके कंपोनेंट का वर्क लेना है। ध्यान रखना इस चार्ज की वेलोसिटी ऐसे नहीं होगी, ये तो कंडक्टर की वेलोसिटी है, इस चार्ज की वेलोसिटी ऐसे भी होगी, ऐसे भी होगी, किसी डायरेक्शन में आएगी। तो आपको क्या करना है, जो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसी का कंपोनेंट लेना है। ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा। तो इस साइड में फोर्स कितनी आएगी? तो बेटा नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस आएंगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस आएंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी इन इक्विलिब्रियम। In equilibrium, E into E will be equal to EVB cos theta, EVB cos theta। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने में दिक्कत नहीं आती, ईएमएफ कैलकुलेट करने में दिक्कत आती है। तो यहाँ पे ईएमएफ होगी VB cos theta into L, PD होगा EE into L, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके जाने के लिए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके जाने के लिए, और दोनों बराबर आएंगे स्टेडी स्टेट में, और दोनों बराबर आएंगे। तो मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ आपको अभी करने हैं। तुझे हमेशा काटना होता है, कोई काम नहीं है तुझे? shown conducting rod of length L moves with uniform velocity perpendicular to itself as shown on a fixed conducting U ray, on a fixed conducting U ray। तो U ray पे ये चल रहा है, U ray पे ये चल रहा है, ये U ray है, यहाँ पे ये एक कंडक्टिंग रॉड है, इसकी लेंथ है L, ये v वेलोसिटी से चल रहा है on a conducting U ray। यहाँ पे एक इनफाइनाइट कंडक्टिंग वायर है जिसके अंदर करंट है I, इनफाइनाइट कंडक्टिंग वायर है जिसके अंदर करंट है I, ये डिस्टेंस है A और ये डिस्टेंस है B।
ये डिस्टेंस है ए और ये डिस्टेंस है बी। फाइंड लूप ईएमएफ, फाइंड लूप ईएमएफ, फाइंड लूप ईएमएफ if the wire carries constant current I। तो आप दो तरीके से कर सकते हो, इसके अंदर फ्लक्स निकाल सकते हो, फ्लक्स टेम्परेचर चेंज कर रहा है तो आपको देखना है यहाँ पे फील्ड टेम्परेचर चेंज कर रही है, नहीं फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, जैसे ऐसे जाओगे फील्ड कम होती जाएगी बट एक जगह पे हमेशा सेम रहेगी, तो फील्ड टेम्परेचर वेरी नहीं कर रही तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ रही, यहाँ पे सिर्फ मोशन ईएमएफ है। तो बेटर है फोर्स से वर्क डन निकाल लो, बेटर है फोर्स से वर्क डन निकाल लो, तो उसमें आपको आइडिया रहेगा इतने रीजन में ईएमएफ है, इतने रीजन में ईएमएफ नहीं है, तो ईएमएफ की डायरेक्शन लेंस लॉ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। द बेस्ट पार्ट ऑफ इट इज लेंस लॉ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है और मेंस में इससे ज्यादा पूछते नहीं है। बेटा हम यहाँ पे देख लेते हैं मोशन ईएमएफ किसके बीच में आएगी। ये रॉड है, ये करंट कैरिंग वायर है, ये रॉड है, एक एंड पी एक एंड क्यू, ये डिस्टेंस ए और ये बी। ये रॉड को थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, इस वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आएगी बी इस तरह से एट ए डिस्टेंस एक्स, ये बी आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाई एक्स, 2i बाई एक्स। तो अब आप इसको ऐसे मूव करा रहे हो तो कन्वेंशन पॉजिटिव चार्ज ऐसे मूव कर रहा है तो उस पे कन्वेंशन यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे कन्वेंशन चार्ज पे तो ई आएगा चार्ज, तो यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कितनी पड़ेगी v क्रॉस b, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कितनी पड़ेगी बेटा v क्रॉस b। तो ये फोर्स आएगी इस डायरेक्शन में, ये फोर्स आएगी इस डायरेक्शन में, तो आपको वर्क डन निकालना है यहाँ से यहाँ तक, वर्क डन निकालना है यहाँ से यहाँ तक। ये जानबूझ के करंट मैंने इस तरह से दिया है, तो ये कुछ कुछ चीजें हैं। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस x, तो हम क्या लेते हैं इधर ये मूव करेगा dx, इस साइड मूव करेगा dx, तो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस तरह से ये हाई पोटेंशियल पे आएगा लोअर पोटेंशियल पे आएगा क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये करंट ऐसा इसके मैग्नेटिक फील्ड ऐसी v क्रॉस b इस तरह से। तो बेटा यहाँ पे जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज का वर्क डन आएगा बेटा फोर्स इस तरह से v क्रॉस b अलोंग द लेंथ, तो ये कितना आ जाएगा vb into dx। तो ये वर्क vb into dx आएगा या माइनस आएगा, क्यों? तो बेटा वर्क डन क्या होगा फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, फोर्स का मैग्नीट्यूड है यूनिट पॉजिटिव पे v into b। ये डिस्प्लेसमेंट हम कितने लिखेंगे, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड dx नहीं आएगा क्योंकि x डिक्रीज कर रहा है, dx नेगेटिव आएगा, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा dx into cos of 0, ये वर्क डन आएगा, ये वर्क डन आएगा। तो EMF कितनी होगी, EMF होगी VB माइनस dx, तो EMF आएगी, तो EMF आएगी इंटीग्रेशन बेटा x इक्वल टू b टू e, b से लेके a तक। तो हम यहां पे देखते हैं माइनस v माइनस v, b कितना आएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाई x इंटू dx, 2i बाई x इंटू dx। तो बेटा ln x आएगा, ln x, तो ये कितना आ जाएगा ln x, तो EMF आ जाएगी, EMF आ जाएगी माइनस v म्यू नॉट बाई 4 पाई माइनस v म्यू नॉट बाई 4 पाई। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके जाना है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके जाना है, ये कितना आ जाएगा इन बाई 4 पाई 2i ln ऑफ b बाई a। बेटा एक बार देखना इसमें कहाँ पे क्या मिस्टेक हुई है वो मुझे आपसे निकलवानी है। वर्क डन तो पॉजिटिव आना चाहिए था, ये नेगेटिव क्यों हो गया। मैं इसको एक बार ड्रॉ कर देता हूँ
तो ये माइनस का चक्कर यहाँ पे क्यों पड़ रहा है, कैलकुलेशन यहाँ पे लिखी हुई है, मैं इसको रब नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे ये देख के बताइएगा इसमें कैलकुलेशन में गलती कहाँ की है, क्योंकि मैंने आपको बोला वर्क डन में हमेशा एक्स को इंक्रीज करते लेना है, जहाँ पे डिक्रीज करेंगे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा, तो आपको केयरफुली करना है। बेटा ये है आई, यहाँ पे करता हूँ एक्स, ये है dx, ये रहता है dx, इसे जाऊंगा dx पॉजिटिव है, इसे जाऊंगा dx नेगेटिव है। ये जा रहा है v वेलोसिटी के साथ, यहाँ पे कन्वेंशन पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे कन्वेंशन पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वेलोसिटी है v, इसकी वेलोसिटी है v। तो अब ईएमएफ कैलकुलेट कीजिए, कहां से कहां तक वर्क आएगा। बेटा फोर्स इस तरह से नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन में वर्क ले रहा है ताकि वो पॉजिटिव आए, ताकि वो पॉजिटिव आए, बट नेगेटिव आ रहा है क्यों, ये तो मैं गलत नेगेटिव बोल रहा हूँ। मैं एक बार फिल करके दिखा देता हूँ। बेटा यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स पर वर्क डन आएगा फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, तो इस पे जो फोर्स पड़ेगी v क्रॉस b इस डायरेक्शन में, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे तो कितना आ जाएगा v इंटू बी, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, बेटा x ऐसे बढ़ रहा है ऐसे डिक्रीज कर रहा है, तो ये कितना आ जाएगा माइनस dx, ये कितना आ जाएगा माइनस dx, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना आएगा 0, तो ये कितना आ जाएगा cos ऑफ 0। तो आपको यहां से यहां तक लेके जाना है, आपको यहां से यहां तक लेके जाना है, तो ये वर्क डन कितना आएगा x इज इक्वल टू a प्लस बी, बेटा सॉरी वो गलत लिखा है a प्लस बी टू ए, मैंने लिमिट्स गलत डाल दी थी, ये a है, ये a है, बेटा ये पूरा कितना लिखा था मुझे याद नहीं आ रहा, पूरा b लिखा था या लेंथ b लिखी थी, बेटे पूरा मुझे याद नहीं आ रहा, मैं पूरे शायद b लिखा होगा, ये पूरा b लिखा होगा, ये आएगा B2A, ये आएगा B2A, तो यहां से यहां तक लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा V म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I बाय x dx विद ए माइनस साइन, विद ए माइनस साइन, तो ये आ जाएगा माइनस V म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I ln A बाय B, ln A बाय B, तो देखिएगा ये आंसर पॉजिटिव है, देखिएगा ये आंसर नेगेटिव नहीं, ये आंसर एक्चुअली में पॉजिटिव ही है। तो जब भी इस तरह से फंसे वर्क डन में, बेटे मैं शुरू से पॉइंट आउट करते आ रहा हूं, x जब डिक्रीज कर रहा है तो f डॉट dx को केयरफुली लिखना है, a डॉट b इज मॉड ऑफ a इनटू मॉड ऑफ b इनटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, क्योंकि जो बच्चे टॉप एंड पे होते हैं ये छोटी छोटी मिस्टेक्स ही करके आते हैं, वो जानबूझ के क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम करते हैं कि वो गलती हो, तो छोटी सी गलती हो जाए। बेटा आप इस क्वेश्चन को देखना, देयर इज ए फिक्स्ड conducting ray, a conducting rod of length L moves with velocity v as shown. There is uniform and constant magnetic field V. There is uniform and constant magnetic field V. There is uniform and constant magnetic field V perpendicular to plane of board. Perpendicular to plane of board.
perpendicular to plane of board. Find PD across the rod. Find PD across the rod. ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ L, रेजिस्टेंस R, ये रेजिस्टेंस R है। बेटा इसका लेंथ L है, इसकी इंटू रेजिस्टेंस R है, ये V वेलोसिटी दी जा रही है। यहाँ पे एक यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड B है, रॉड का ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। तो आपको क्या निकालना है? फाइंड पोटेंशियल एट P माइनस पोटेंशियल एट Q, आपको ये निकालना है। तो बेटा इसके बाद ट्रांसलेशन के क्वेश्चंस ले लिए, रोटेशन के मैं फॉर्मूलेस एक बार डिस्कस कर देता हूँ। रोलिंग के एक दो एग्जांपल्स लिए हुए हैं, तो हम कुछ एक दो जनरल एग्जांपल्स लेंगे, जिसमें बच्चों को दिक्कत आई है, बट वो चीजें जब भी रोल कर रही होती हैं वो मैंने रोटेशन में और रोलिंग में बहुत अच्छे से करवाई हुई हैं, यहाँ पे अप्लाई करने में दिक्कत आ रही है। तो बेटा कंडक्टिंग रॉड्स अगर ट्रांसलेट करेंगे तो इसकी ईएमएफ कैसे निकालनी है, रोटेट करेंगे तो कैसे निकालनी है, अगर रोल कर रहे हैं तो अपन क्या करेंगे? आईसीआर लेंगे, आईसीआर लेंगे। तो बेटा यहाँ पे देख लेते हैं, ये सोर्स ऑफ ईएमएफ आएगा BLB, ये सोर्स ऑफ ईएमएफ आएगा, तो इसको अपन इस तरह से बना लेंगे। ये रेजिस्टेंस आएगा R, यहाँ पे सोर्स ऑफ ईएमएफ आएगा, इसका ईएमएफ कितना आएगा BLB और इसका इंटू रेजिस्टेंस कितना आएगा R। तो बेटा V क्रॉस B, ईएमएफ का सोर्स से इक्विवेलेंट बैटरी डालेंगे, तो ये P और ये Q, इसमें करंट कैसे जाएगा I, तो VP माइनस VQ, VP माइनस VQ will be equal to EMF माइनस IR या VP माइनस VQ। बेटा सोर्स ऑफ EMF के अक्रॉस IR नहीं होता है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस होता है, तो यहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू I into R। ध्यान रखना इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ये सोर्स ऑफ EMF है, तो EMF माइनस IR आएगा, डायरेक्टली निकाल लीजिएगा यहाँ से IR। I कितना आ जाएगा? I आ जाएगा नेट EMF बाय R प्लस R इंटू R, तो ये कितना आ जाएगा? BLV R बाय R प्लस कैपिटल R। अब ऐसे भी निकाल सकते हो VP माइनस VQ, ऐसे भी निकाल सकते हो EMF माइनस I इंटू R। अब बच्चे लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे गड़बड़ करते हैं, IR कर देते हैं, यहाँ पे IR कर देते हैं। अब बेटा ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, तो बेटा I यहाँ पे भी डालोगे, आंसर वही आएगा। There is a non-conducting wall and non-conducting floor. Non-conducting floor. The conducting rod is sliding with ends in contact with floor and wall. At shown instant, angular speed of rod is omega. There is a uniform and constant
magnetic field B naught perpendicular to plane of motion of rod. Find EMF in rod. Find EMF in rod at shown instant. अब बेटा ये क्वेश्चन रोटेशन में बहुत इजी होते हैं और मैग्नेटिज्म में हम बोलते हैं बहुत हाई फ्रिक्वेंसी लेवल के ऐसा। तो मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने का हिंट दे दिया आपको। बेटा ये रॉड है, इसकी लेंथ L है, इसकी एंगल वेलोसिटी इस सेंस में है, ये एंगल है 30 डिग्री, ये एंगल है 30 डिग्री। जानबूझ के वैल्यू दे रखी है। यहाँ पे एक यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है B नॉट, ये एंड है P और ये एंड है Q। तो पहला ये निकालना है। सेकंड निकालना है फाइंड VP माइनस VQ। तो बेटा हमें क्या करना है, कोई भी एक स्ट्रेट रॉड है, स्ट्रेट रॉड के लिए ट्रांसलेशन रोटेशन में हमें कुछ नहीं देखना। अपन को क्या देखना है, मैग्नेटिक फील्ड देखनी है, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ। पहले मैग्नेटिक लेंथ देखनी है, मैग्नेटिक फील्ड के दो कॉम्पोनेंट लेने हैं, अलोंग द लेंथ परपेंडिकुलर लेंथ। फिर सेंटर की वेलोसिटी पे जाना है, तीन कॉम्पोनेंट्स लेने हैं, एक लेंथ के अलोंग, एक मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग। तो बेटा उसको याद रखिएगा, तो BLVC, तो आपको याद रखिएगा BLVC रोटेशन के लिए और रोलिंग के लिए भी। तो ICR के फ्रेम से रोटेशन ही होती है। मैंने रोलिंग डिस्क के क्वेश्चंस लिए थे तो रॉड के यहां पूछे जाते हैं। बेटा ICR की वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी का एक कंपोनेंट रॉड के अलोंग लेना है और एक रॉड के परपेंडिकुलर लेना है। जो कंपोनेंट रॉड के अलोंग है उसकी वजह से EMF नहीं होगी क्योंकि उसकी फोर्स रॉड के परपेंडिकुलर आएगी। तो जो सेंटर की वेलोसिटी रॉड के परपेंडिकुलर आएगी उसी की वजह से EMF आ सकती है। तो EMF किसकी वजह से आएगी, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट अलोंग द रॉड परपेंडिकुलर रॉड। तो अलोंग द रॉड को हटा दो, परपेंडिकुलर रॉड लो, फिर मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट इन दोनों के परपेंडिकुलर लो, वो है तो बेटा अब यहाँ पे देखते हैं सॉल्यूशन में, ये रॉड है, ये ICR है, ये ICR। तो बिल्कुल ये सेंट मारोगे, ये सेंटर से जाएगा, तो बेटा ये एंगल्स निकालते हैं, एंगल्स देखते हैं। ये एंगल कितना है 30 डिग्री, तो ये एंगल 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री आएगा। तो बेटा ये 30 डिग्री है तो ये कितना आएगा 60 डिग्री। बाय सिमेट्री बेटा ये एंगल कितना आएगा, तो इसकी वेलोसिटी, तो बेटा ये 30, ये भी 30 आएगा। तो हम देख लेते हैं यहां से, बेटा ये 30 आएगा, अगर ये 30 है तो ये भी 30 है, ये 30 है तो ये भी 30 है, तो ये भी 30 आएगा, ये भी 30 आएगा। तो ये अगर ICR है, इसकी वेलोसिटी इससे 90 डिग्री पे आनी चाहिए, ये कितना आएगा 30, ये कितने पे आ जाएगा 30 पे। तो मैं थोड़ा 30 दिखा के थोड़ा सा उसको कम करता हूँ, 60 दिख रहा है इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही है, बेटा इसको 30 करता हूँ। हाँ अब ठीक दिखेगा, तो ये आएगा 30, तो ये भी कितना आएगा 30, ये भी कितना आएगा 30। तो बेटा ये पूरा एंगल कितना आ जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि ये कितना आएगा 60, ये कितना आएगा 60, तो ये भी आएगा 60, ये 30, ये 30, तो सब दिखाई दे रहा है, ये 60, ये 60, दोनों लाइंस की लेंथ बराबर होती है। तो बेटा सेंटर की वेलोसिटी कितनी आएगी, ऐसे आएगी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर विल बी इक्वल टू L/2 ओमेगा। ये अगर L है तो बेटा ये आएगा L, ये लेंथ कितनी है L, ये लेंथ कितनी है L, तो ये कितनी आएगी L/2, तो ये कितना आ जाएगा
L by 2 into ओमेगा। तो बेटा ये एंगल कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो वेलोसिटी का कंपोनेंट रॉड के अलोंग, इससे कोई ईएमएफ नहीं आएगी, वेलोसिटी का कंपोनेंट रॉड के परपेंडिकुलर, तो कितना आ जाएगा कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सेंटर ऑफ रॉड इनटू साइन ऑफ 30 डिग्री। तो बेटा सेंटर की वेलोसिटी निकालनी है, एक कंपोनेंट रॉड के अलोंग लेना है, एक रॉड के परपेंडिकुलर लेना है। जो कंपोनेंट रॉड के अलोंग है, इससे जो मैग्नेटिक फोर्स आएगी वो रॉड के परपेंडिकुलर आएगी, उसका वर्क नहीं लेना है। ये जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फोर्स रॉड के अलोंग आएगी, उसका वर्क लेना है। तो यहाँ पे बी एल वी ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो बेटा ये वर्क कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे ईएमएफ कितनी आ जाएगी बी एल वी सी, बी एल, तो बेटा ये कितना आ जाएगा बी इंटू इसकी एल, तो ईएमएफ इतनी आ जाएगी। अब ईएमएफ की डायरेक्शन ये है, ईएमएफ की डायरेक्शन ये है, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे एक्यूमुलेट होंगे, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे एक्यूमुलेट होंगे, तो वीपी माइनस वी क्यू कितना आएगा माइनस बी एल वी सी साइन ऑफ 30 डिग्री, माइनस साइन ऑफ 30 डिग्री। तो बेटा ये क्वेश्चन हमने कर रखा था। तो जब भी कोई रॉड है, बेटा अगर जेल प्लेन मोशन करती है, तो जेल प्लेन मोशन करती है, रॉड पे एक पॉइंट मिलेगा, ये रॉड के बाहर एक पॉइंट मिलेगा जो आईसीआर होगा। आईसीआर इज अ पॉइंट ऑन द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी which has got zero velocity at that instant, so whole body can be assumed to rotate about that point as far as calculation of velocities are concerned। तो सेंटर की वेलोसिटी निकालनी है आईसीआर की, तो बेटा हम क्या, रॉड के सेंटर की वेलोसिटी निकालनी है, तो हम क्या निकालेंगे आईसीआर। आईसीआर से अगर सेंटर ऑफ रॉड, आईसीआर से कोई भी पार्टिकल अगर एक्स डिस्टेंस पे है तो उसकी वेलोसिटी होती है एक्स ओमेगा। तो कोई भी रॉड जेल प्लेन मोशन कर रही है, रोटेशन कर रही है, तो आईसीआर दिखाई दे जाएगा, परमानेंट सेंटर है। अगर ट्रांसलेट कर रोल कर रही है तो आईसीआर ढूंढेंगे। तो आईसीआर कैसे ढूंढते हैं, कोई भी रॉड की ये वेलोसिटी ऐसे, ये वेलोसिटी ऐसे रॉड के एंड की, तो इसके परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, इसके परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, इसके परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, इसके परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, तो आईसीआर मिल जाएगा, तो आईसीआर मिल जाएगा। अब मैं क्वेश्चन लेता हूं, तो बेटा इसका मतलब कोई भी एक रॉड मूव कर रहा है, कोई भी एक रॉड कैसे भी मूव कर रहा है, ट्रांसलेट कर या रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड बी है, कोई रॉड कैसे भी मूव कर रहा है, रोटेट करे या ट्रांसलेट करे, केस ले रहे हैं रॉड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, सेंटर की वेलोसिटी है ऐसे vc, तो ये एंगल है अल्फा। पूरे रॉड को मत देखो, सेंटर को देखो, ये वेलोसिटी का कंपोनेंट लो, ये वेलोसिटी का कंपोनेंट लो, ये vc आएगा, vc sin ऑफ अल्फा। तो बेटा ईएमएफ कितनी हो जाएगी bl vc sin ऑफ अल्फा। अब एक क्वेश्चन दिया हुआ था, उसमें बच्चों को दिक्कत आ रही थी एच वर्ग में, तो उसको आप लोगों को एक बार करना है। तो बेटा मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूँ, 4 rods are joined by hinges. 4 rods are joined by hinges. They form a rhombus. They form a rhombus. तो ये कंडक्टिंग रॉड है, ये एक कंडक्टिंग रॉड है, ये दूसरी कंडक्टिंग रॉड है, ये दूसरी कंडक्टिंग रॉड है। बेटा यहाँ पे हिंज किया हुआ है, तो इनके बीच में एंगल चेंज कर सकता है। तो 4 rods are joined by hinges। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा, तो ये रॉड्स हैं, बेटा ये हिंजेस हैं, ये लेंथ L है, ये लेंथ L है, ये लेंथ L है, ये लेंथ L है। तो किसी भी टाइम पे बेटा ये वाला एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, ये वाला एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, ये वाला एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, ये वाला एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है। तो आपको पता है वो 120 है, ये पॉइंट है P, ये है Q, ये है R, ये है S। पॉइंट P and R are being pulled with constant velocities V। तो बेटा इनको कांस्टेंट वेलोसिटी पुल किया जा रहा है, तो ये दोनों नीचे आएंगे, ध्यान रखना, ये दोनों नीचे आएंगे। अब मेरी बात को ध्यान से देखना, ये रॉड्स यहाँ पे हिंज्ड है, ये रॉड्स यहाँ पे हिंज्ड है, तो ये लेंथ रहेगी, ये लेंथ रहेगी। इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे खींचा जा रहा है, एच वर्मा का क्वेश्चन है, उसमें कुछ और दिया हुआ है, तो मैं इस क्वेश्चन को मॉडिफाई कर रहा हूँ। इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे खींचा जा रहा है, तो ये दोनों पॉइंट नीचे आएंगे, उनकी वेलोसिटी निकालना एक अलग बात है,
P and R are being pulled with velocities as shown, velocities v as shown. बेटा यहाँ पे एक यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट, यहाँ पे एक यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट फॉर कंडक्टिंग रॉड्स, इसको लिखते हैं फॉर कंडक्टिंग रॉड्स। तो यहाँ पे निकालना है फाइंड ईएमएफ इन ईच रॉड। तो बेटा एक बार देखो, ये पॉइंट ऐसे मूव कर रहा है, ये ऐसे मूव कर रहा है, वॉल वाला क्वेश्चन है ना। अभी किसी बच्चे ने वो स्ट्राइक करके नहीं बोला, कुछ कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, और मैं परेशान हो रहा हूँ। इस क्वेश्चन को कितनी बार करा है, तो मैंने कहा इसको ये एक बार करा के फिर बताऊंगा। तो बेटा सारे क्वेश्चन हमने कहीं ना कहीं इतने क्वेश्चन सॉल्व किए होते हैं, कोई ना कोई कंसेप्ट कहीं पे किया होता है, वो उस टाइम पे स्ट्राइक करना चाहिए। तो हाँ बेटा वो सही लिखा आपने, मैंने उल्टा लिख दिया था B2A, इसलिए मुझे डाउट पड़ गया था, मैं पढ़ा वो मैंने उल्टा लिख दिया होगा B2A। तो बेटा B2A लिखना था, आप लिखते वक्त गलत कर दिया पढ़ा। तो बेटा जब भी हम थिंक करते हैं ना, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोगों के साथ बेटा बहुत बातें शेयर करता हूँ। तो ये देखिएगा, हर बच्चा कहीं ना कहीं जाके फंस जाता है। अगर नई बात पे फंसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मैं ये नहीं कह रहा फंसना बुरी बात है, पर जो काम बहुत बार कर रखा है, पहचान ना पाए मैंने कर रखा है, तो बेटा उसका कोई इलाज नहीं है। और वो आपके साथ नहीं होता, मेरे साथ भी होता है, हर एक के साथ होता है। कब होता है? जब हमारे दिमाग में बहुत एक्स्ट्रा बातें होती हैं, हम उस पर फोकस नहीं कर पाते। तो बेटा अभी हमारे पास कम टाइम बचा है, तो मैं ये इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, लाइफ में हर एक की बहुत डिफिकल्टीज होती है, आपके भी है, हर XYZ हर की डिफिकल्टीज होती है, हर की प्रॉब्लम होती है, हर की खुशियां होती है। तो ये जो 5-6 महीने हैं, अगर हमें एक्सेल करना है किसी काम में, तो हमारे पास टाइम बहुत कम है। बाकी जितनी भी चीजें आ रही हैं उसको साइडलाइन कर दो और अपने काम पे ध्यान दो। बेटा प्रॉब्लम्स को हटाने का एक ही तरीका होता है, कोई दूसरा तरीका नहीं है। मेरी लाइफ में अगर हम प्रॉब्लम से जुड़ना शुरू करेंगे, नहीं है, प्रॉब्लम्स जितनी भी उनको इग्नोर करके जो आपके पास काम है हाथ में, उसी पे ध्यान दो, वही आपको सब प्रॉब्लम से निकालेगा। क्योंकि अगर वो नहीं हुआ तो हमारी प्रॉब्लम्स में बढ़ना है। बेटा लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, फिर एक टाइम होगा हम अपने काम पे भी ध्यान नहीं देंगे, प्रॉब्लम पे भी नहीं देंगे। प्रॉब्लम पे देना तो अच्छी बात होती ही नहीं है, क्योंकि टेंशन होगी। तो बेटा अगर आप इस बात को समझते हो तो लाइफ में हमेशा सक्सेसफुल भी रहोगे और खुश भी रहोगे। क्योंकि मेरे लिए सक्सेसफुल होना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एट दिस एज एक टाइम पे था, आपके टाइम पे बहुत था, तो मैं उस बात पे मेरे लिए वैल्यू नहीं है, बट बेटा खुश होना तो लाइफ के हर फेज में वैल्यू है। तो बेटा यहाँ पे बना देते हैं, ये रॉड, इसकी लेंथ L, ये एंगल 30 डिग्री, ये पॉइंट ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, इमेजिनरी वॉल और फ्लोर है, इसकी वेलोसिटी भी, इसकी वेलोसिटी भी, इसकी हमें पता नहीं है, तो आईसीआर कैसे आएगा? ऐसे आएगा। तो बेटे आईसीआर ऐसे आएगा, ये L तो ये भी L, ये L तो ये भी L, बिल्कुल वही क्वेश्चन है। तो बेटा ये हो गया रॉड का सेंटर, इसकी वेलोसिटी आएगी BC, इसकी वेलोसिटी आएगी BC, ये एंगल 30, तो ये 60, ये 60, ये 60, तो ये एंगल आएगा 30। तो ये कंपोनेंट V sin 30 आएगा, V sin 30 आएगा। तो ईएमएफ इन रॉड, ईएमएफ इन रॉड बेटा एकदम से हो गया, ईएमएफ इन रॉड कितना आएगा? BL VC sin 30। अब VC निकालना है, VC कितना आएगा बेटा? VC आएगा L/2 ओमेगा, L/2 ओमेगा। अब ओमेगा निकालना है, ओमेगा भी नहीं पता, तो बेटा ये ICR है, ये पॉइंट, इसकी वेलोसिटी V,
तो ओमेगा कितना आएगा, ओमेगा विल बी इक्वल टू v by this distance, v by this distance, v by this distance। तो बेटा ये l, ये अगर पूरा l है तो साइड कितनी हो जाएगी l by, बेटा अगर ये l है तो ये साइड कितनी होगी, यहाँ पे हम देख लेते हैं बेटे l, ये एंगल कितना आएगा 30 डिग्री, तो l sin 30, तो कितना हो जाएगा v by l sin 30 डिग्री। एक दो स्टेप्स और आगे आएंगे, एक दो स्टेप्स और आगे आ जाएंगे, बस वही में कैलकुलेशन करने हैं। तो बेटा हमें तो सेंटर की वेलोसिटी निकालनी है, इसकी वेलोसिटी दी हुई है, तो इसकी वेलोसिटी दी हुई है, रॉड के कोई भी पॉइंट की वेलोसिटी दी हुई है। बेटे पॉइंट आईसीआर से कितने डिस्टेंस पे है, तो एंगल वेलोसिटी ऑफ रॉड कितनी होगी, तो कोई भी पॉइंट अगर आईसीआर से x डिस्टेंस पे है तो उसकी वेलोसिटी होती है x ओमेगा। तो अगर उसकी वेलोसिटी x ओमेगा है तो आईसीआर से कितने डिस्टेंस पे x पे है, तो रॉड की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी x ओमेगा बाय x, यानी कि vc बाय x। तो इसका मतलब आईसीआर से कोई भी पार्टिकल x डिस्टेंस पे है उसकी वेलोसिटी vc है, आईसीआर से कोई भी पार्टिकल x डिस्टेंस पे है उसकी वेलोसिटी भी x ओमेगा। तो आईसीआर से कोई भी पार्टिकल x डिस्टेंस पे उसकी वेलोसिटी भी है, तो रॉड की एंगल वेलोसिटी कितनी होगी v बाय x। बेटा छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ आईक्यू बेस्ड, जो कि मेंस में ये काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, और जो बेटा मैं वापस आता हूँ उन्हीं पे। The key is pressed at, तो बेटा एकदम से फॉर्म चेंज करते हैं थोड़ा सा। The key is pressed at t is equal to 0, क्योंकि हमें दो चीजें हैं अपने पास, कल तक का टाइम है, तो EMF और LR सर्किट्स, EMF और LR सर्किट्स। हाँ भाई बोल, हाँ बोल ना। अरे बेटा क्लास का टाइम है, उस दिन बोला था ना अभी क्लास चल रही है 7 से 8:30। हाँ हाँ हाँ, तो अभी क्लास लेके करता हूँ ना, हाँ क्लास लेके करता हूँ ना बेटा, ओके बाय। The key is pressed at t is equal to 0। बेटा ये रेजिस्टेंस R है, ये इंडक्टर है L, ये इंडक्टर है L, यहाँ पे एक बैटरी है जिसका EMF है E, जिसका EMF है E, ये K है। प्लॉट द PD across inductor as function of current। After the key is pressed। तो बेटा मैं एक बार एनालाइज कर देता हूँ। जैसे की करेंगे, इंडक्टर का रोल क्या है, ये करंट की ग्रोथ को अपोज करेगा। अगर इंडक्टर नहीं होता, करंट 0 से E by R पे एकदम आ जाता। अब इंडक्टर क्या करेगा, 0 से E by R आने पे स्लो कर देगा, तो करंट धीरे धीरे बढ़ेगा। कहां तक बढ़ेगा, E नॉट बाय R। करंट बढ़ेगा, अब ध्यान देना, करंट बढ़ेगा तो ये पीडी तो ये आएगा, इसके क्रॉस पीडी बढ़ेगी, इसके क्रॉस पीडी कम होगी, इसके क्रॉस पीडी बढ़ेगी, इसके क्रॉस पीडी कम होगी। तो करंट जैसे बढ़ेगा इसकी क्रॉस पीडी कम होगी, तो हम कैसे देखेंगे, करंट जो बढ़ रहा है, करंट बढ़ के कांस्टेंट हो जाएगा, ये आएगा I, ये हो जाएगा T, करंट ग्रोथ। तो डी कम होता जा रहा है, तो डी कम होता जा रहा है। इंडक्टर की क्रॉस पीडी कितनी आएगी, L dt। इंडक्टर की क्रॉस पीडी कितनी आएगी, L dt। जरा ध्यान रखिएगा, इंडक्टर की क्रॉस पीडी, EMF की बात नहीं कर रहा। अगर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B,
वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। ये अगली बात ध्यान रखने वाली है। तो मैं बीच में क्यों ले रहा हूँ, तो बेटा मेजर क्वेश्चंस जो आते हैं ईएमएफ पे आएंगे, आरसी सर्किट्स पे आएंगे, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस इन पे आते हैं, और सुपर कंडक्टर्स पे। चार बेसिक चीजें हैं जिन पे क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, तो सबको रिवाइज करना है। तो बेटा इसका मतलब यहाँ पे करंट भी टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है और इसके क्रॉस पीडी भी टाइम के साथ इंक्रीज कर रही है। तो आपको क्वेश्चन लिखना है प्लॉट पीडी अक्रॉस इंडक्टर एज फंक्शन ऑफ करंट I in the circuit. Current I in circuit. बेटा किसी भी टाइम पे ये करंट आई है, तो ये पोटेंशियल माइनस ये कितना आएगा ई, ये कितना आएगा, ये पोटेंशियल माइनस ये आई आर प्लस करंट ऐसे जा रहा है, ये पोटेंशियल माइनस ये एल डी आई बाई डी टी। तो एल डी आई बाई डी टी कितना आएगा, ई माइनस आई आर। बेटा प्लॉट बड़े आराम से आ जाएगा। इस पॉइंट को लेते हैं P, इस पॉइंट को लेते हैं Q। तो इसका मतलब Vp माइनस VQ, Vp माइनस VQ, Vp माइनस VQ will be equal to L di by dt. This will be equal to EMF E minus I into R. तो Y as function of I into R। तो बेटा कैसे आ जाएगा, देख सकते हैं ये फंक्शन एज करंट ऑफ I। तो I is equal to 0 पे पोटेंशियल डिफरेंस E आएगा, I is equal to AR पे 0 आ जाएगा। ये ग्राफ कैसे आएगा, लीनियर। ये ग्राफ कैसे आएगा, लीनियर। ये ग्राफ कैसे आएगा, लीनियर। तो बेटा ये क्वेश्चन जब भी दिया जाता है, लोग पोटेंशियल डिफरेंस इज फंक्शन ऑफ करंट, मतलब I निकाल लेते हैं फंक्शन ऑफ करंट, फिर डी बाई डी मारते हैं, फिर एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है, ध्यान से नहीं देखते। तो बेटा कई बार क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं, जो भी इक्वेशन होती है सबसे सिंपलिस्टिक फॉर्म में फ्रेम करके काम करना है। बेटा कौन सा फॉर्म है, y is equal to mx plus c, e और r कांस्टेंट्स है, v is function of I, y is equal to minus mx plus c है, y is equal to minus mx plus c। अगर c पॉजिटिव आएगा तो ग्राफ इस तरह से होगा। बेटा एक तरह का सर्किट नहीं करवाया था, बस लास्ट आधा घंटा उसी के लिए छोड़ना था मुझे, और ये क्वेश्चन बीच में इसलिए डाला था। बेटा यहाँ पे मुझे कुछ क्वेश्चंस करवाने हैं आपको जो डिस्कस नहीं हो पाए थे, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। अभी मैं नामकरण नहीं कर रहा, नामकरण हम कल से करेंगे इसका। इनिशियली the capacitor is uncharged
key is pressed at t is equal to 0. Key is pressed at t is equal to 0. Find current in circuit and charge on capacitor as function of time. अब मेरी बात को ध्यान से सुनना क्वेश्चन करने से पहले। बेटा कोई भी पार्टिकल अगर एसटीएम कर रहा है, उसकी डिस्प्लेसमेंट एज फंक्शन ऑफ टाइम, लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक्स डिस्प्लेसमेंट एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। एक्स चार्ज भी हो सकता है, एक्स कुछ भी हो सकता है, तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी एसटीएम कर रही है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। जो अगले टाइप के क्वेश्चन है एलसी ऑसिलेशंस, इनको बोलते हैं एलसी ऑसिलेशंस। इसके लिए हम बहुत थ्योरी पढ़ते हैं, मैंने जानबूझ के इस टाइम पे छोड़ दिया था क्योंकि एसटीएम में मैंने आपको काफी करा रखा है। तो उसके लिए हमें क्या सीखना है? तो बेटा एसटीएम को मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ एक बार। तो कोई भी पार्टिकल अगर एसटीएम कर रहा है अबाउट मीन पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट अगर ओरिजिन पे है, तो डिस्प्लेसमेंट फंक्शन ऑफ टाइम लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? डिस्प्लेसमेंट की मैक्स वैल्यू, मेरी बात को ध्यान से सुनना, डिस्प्लेसमेंट की मैक्स वैल्यू वो क्या है? एम्पलीट्यूड। ओके, एम्पलीट्यूड। फ्रीक्वेंसी देखनी पड़ती है और इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स देखनी पड़ती है, इनिशियल फेज देखना पड़ता है। तो अब यहाँ पे देखना, अगर पार्टिकल ऐसे करके डिस्प्लेस कर रहा है, ये मेन पोजीशन है, ये x इज इक्वल टू 0 है, ये x इज इक्वल टू 0 है। अगर पार्टिकल यहाँ पे शुरू में इस साइड जा रहा है तो उसका फेज है 0, इस साइड ऐसे जा रहा है, फेज है 180, यहाँ पे है फेज है 90, यहाँ पे फेज है 270। तो आपको एम्पलीट्यूड, ओमेगा और इनिशियल फेज। अब मैं काम करता हूँ, मैं बोलता हूँ कोई भी फिजिकल क्वांटिटी एस्टीम कर रही है, यानी कि उसकी वैल्यू 0 से लेके पॉजिटिव तक जा रही है, पॉजिटिव से लेके 0 तक जा रही है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि ये मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैं आपको आंसर लिखने के लिए बोलूंगा और उसके लिए इतनी थ्योरी ही काफी है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है x, उसकी वैल्यू 0 से लेके प्लस तक जाती है, प्लस से लेके माइनस तक आती है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसकी वैल्यू 0 से लेके प्लस तक आती है, प्लस से लेके 0 तक आती है, 0 से लेके माइनस तक आती है। तो उस फिजिकल क्वांटिटी अगर ये एस्टीम कर रही है, अगर ये फिजिकल क्वांटिटी एस्टीम कर रही है, डिस्प्लेसमेंट नहीं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी एस्टीम कर रही है, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? a sin ओमेगा t प्लस फाई नॉट। ए क्या होगा? 0 से लेके मैक्सिमम वैल्यू, या ए क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के बीच का डिफरेंस डिवाइड बाय 2। डिफरेंस कितना आएगा? 2 आएगा। एम्पलीट्यूड क्या होगा? मेन पोजीशन से यहाँ तक या मैक्सिमम से मिनिमम वैल्यू के बीच का जो गैप आएगा बाय 2 एम्पलीट्यूड। यहाँ से यहाँ तक जितना टाइम लगेगा जाने में, उसका 4 टाइम्स टाइम पीरियड आएगा। फेज कैसे निकालेंगे? अगर 0 पे है और पॉजिटिव साइड जा रही है तो फेज 0 आएगा। अगर वो मैक्सिमम पे पहुंच चुकी है तो फेज कितना आएगा? इनिशियल फेज, वहां से हम निकाल लेंगे। तो 4 फेज तो हमें पता है, तो अगर मैं बोलूं कोई भी फिजिकल क्वांटिटी एस्टीम कर रही है, उसकी इक्वेशन लिखो। अगर आप ये फिजिकली देख सकते हो तो आंसर लिख सकते हो। तो अब जो हम कर रहे हैं उसका मैथमेटिकल सॉल्यूशन तो बहुत कमरसम है, बट बेटा अगर इतना देखोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। अब मैं इसको बना रहा हूं बेटा, ये डायग्राम, ये इंडक्टर है L, ये इंडक्टर है L, यहाँ पे कैपेसिटेंस है C, ये एक बैटरी है, इसका EMF है E, बेटा ये की है K। तो K को हमने T इज इक्वल टू, तो बेटा यहाँ पे लिख लीजिएगा LC ऑसिलेशंस। बेटा इस टॉपिक को हम कल स्टार्ट करेंगे, पर इसकी बेसिस क्या करनी है एक बार हम डिस्कस। अरे बंद कर दिया, ऊपर से बन जाना। तो बेटा ये 0 है, ये करंट को इस तरह से फ्लो कराएगा, इस पे चार्ज बढ़ेगा। इंडक्टर क्या करेगा? करंट को एकदम बढ़ने देगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सॉल्यूशन एट एनी टाइम t after key k is pressed।
तो बेटा हम मान लेते हैं करंट इसी डायरेक्शन में है, तो अगर करंट जब ऐसे निकला है, करंट इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस पे चार्ज बढ़ेगा। तो इसको करेंगे, करंट इस डायरेक्शन में जाएगा, करंट शुरू में 0 होगा क्योंकि इंडक्टर एकदम करंट बढ़ने नहीं देगा, इंडक्टर एकदम करंट बढ़ने नहीं देगा। तो इनिशियल वैल्यू ऑफ क्यू के आई क्या आ जाएगा 0, तो इसको हम लिखेंगे। अगर इंडक्टर नहीं होता एकदम से चार्ज बढ़ता, बट आरसी में भी बढ़ने में टाइम लगता है, आरसी में बढ़ने में टाइम लगता है, इंडक्टर तो चार्ज करंट की ग्रोथ को अपोज करता है, रेजिस्टेंस करंट को अपोज करता है, ध्यान रखना रेजिस्टेंस करंट को अपोज करता है, इंडक्टर करंट की ग्रोथ को अपोज करता है, या करंट के डिके को अपोज करता है, करंट को अपोज नहीं करता है क्योंकि इसका रेजिस्टेंस 0 होता है। तो यहाँ पे करंट जब भी इस डायरेक्शन में है तो चार्ज भी बढ़ता रहेगा और शुरू में करंट भी बढ़ेगा। तो इस पे ले लेते हैं बेटा, यहाँ पे चार्ज लेते हैं प्लस क्यू, तो इस पे माइनस क्यू, और यहाँ पे ये है बैटरी, ये है बैटरी, ये ईएमएफ ई, क्योंकि चार्ज बढ़ रहा है। हम आई को लिखते हैं dq by dt। अब पीडी की इक्वेशन लिखते हैं, ये पोटेंशियल माइनस ये, इसको लिखते हैं E, इसको लिखते हैं E, बेटा सॉल्यूशन में इसको लिखते हैं E। तो I कितना आएगा, I आएगा dq by dt। तो ये पोटेंशियल माइनस ये क्या होगा, ये पोटेंशियल माइनस ये L, तो ये कितना आएगा L di by dt प्लस I into R, L di by dt प्लस सॉरी प्लस बेटा गलत लिख दिए, प्लस Q by C, प्लस Q by C, प्लस Q by C। I कितना है dq by dt, I कितना है dq by dt, तो ये कितना हो जाएगा L d by dt ऑफ dq by dt प्लस Q by C इज इक्वल टू EMF। तो ये कितना हो जाएगा, तो बेटा यहाँ पे मैं सॉल्व करके लिख रहा हूँ L d2q by dt2 प्लस Q by C इज इक्वल टू E। देखो ये एसटीएम की इक्वेशन है, अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये एसटीएम की इक्वेशन है, अगर आप ध्यान से देखते हो तो एसटीएम की इक्वेशन है। तो मैं बस इतना मिटा दे रहा हूँ। अब इसे एसटीएम की इक्वेशन बनाऊंगा कैसे, इसे एसटीएम की इक्वेशन बनाऊंगा कैसे, d2q by dt2 इज इक्वल टू E by L माइनस Q by L इंटू C इंटू C इंटू C इंटू C। तो ये आ जाएगा C E माइनस Q by L C। C को मैं लिखता हूँ Q नॉट, C E को मैं लिखता हूँ Q नॉट, C E को मैं लिख देता हूँ Q नॉट, C E को मैं लिख देता हूँ Q नॉट। दिस विल बी इक्वल टू Q नॉट माइनस Q by LC। 1 by LC पॉजिटिव है, 1 by LC पॉजिटिव है, 1 by LC पॉजिटिव है, 1 by LC पॉजिटिव है। तो मैं इसको लिख देता हूँ ओमेगा स्क्वायर Q नॉट माइनस Q, वेयर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 by LC। बेटा LC तो पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर को तो अंडर रूट का स्क्वायर लिखा जा सकता है, नेगेटिव नंबर को अंडर रूट का स्क्वायर मतलब गड़बड़ है, तो मैं इस तरह से लिख देता हूँ। अब बेटा एक काम करते हैं, यहां से बेटा के बेटा d ऑफ x by dt इज इक्वल टू माइनस d ऑफ माइनस x by dt ऐसे लिख सकते हैं। dx by dt इज इक्वल लिख सकता हूँ d ऑफ माइनस x, और d ऑफ कांस्टेंट होता है 0, तो यहाँ पे मैं इस तरह से लेफ्ट साइड में लिख देता हूँ d2 q नॉट माइनस q, बेटा q नॉट माइनस q by dt2 will be equal to बेटा कितना आएगा माइनस ऑफ d2q by dt2। अब देखो मैं क्या हेराफेरी कर रहा हूँ, d2q नॉट माइनस q by dt2 को क्या लिख सकता हूँ, बेटा q नॉट को डिफरेंशिएट करेंगे 0 आ जाएगा, q नॉट कांस्टेंट है, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं d2q by dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस d2q नॉट माइनस q by dt स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर q नॉट माइनस q। तो यहाँ पे आ जाएगा d2 x by d2 is equal to minus omega square x, where x is equal to q naught minus q। तो आपको साफ दिखाई दे रहा है x is undergoing SHM, x is undergoing SHM। तो बेटा इसके बाद आज आप टाइम लीजिएगा,
x की वैल्यू एज फंक्शन ऑफ टाइम लिखिएगा, q नॉट माइनस q की वैल्यू। तो जब भी इस तरह से आ जाए, इसका सॉल्यूशन लिखने के लिए हमें पता है इसका सॉल्यूशन क्या होता है, a sin ओमेगा t प्लस फाई। अब उसे मैं मैथ से भी करा सकता हूं और कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं, उसे मैथ से भी करा सकता हूं और कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं। तो बेटा इसका सॉल्यूशन आप आज का यू जस्ट टेक 4-5 मिनट्स बेटा इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो अभी या इस पार्ट को देखने के लिए तो मैं एक क्वेश्चन और कर देता हूँ, दोनों के सॉल्यूशंस आप निकालने की कोशिश करना, क्योंकि ये जब एसटीएम की क्वेश्चन आ गई है तो मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, मैं अभी सॉल्व नहीं कराऊंगा क्योंकि कल पूरा इनका सॉल्यूशन का मेथड मैं एक बार शुरू से फिर से डिस्कस करूंगा। बट मैक्सिमम बच्चे अगर एसटीएम पे ध्यान लगाएं तो इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो इक्वेशन दिखने में बहुत गंदी है, इक्वेशन दिखने में बहुत गंदी है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, उनको आधा सॉल्व करना है और पूरा सॉल्व करना है, तो आधा सॉल्व भी करेंगे, पूरा सॉल्व मैं आपके लिए छोड़ दूंगा मैथ्स का सॉल्यूशन। तो फिर इसको यहां तक नोट कर लीजिएगा, इसको यहां तक नोट कर लीजिएगा। तो बेटा एल डी बाई डी टी इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा ई, इसको ऐसे करेंगे तो साफ दिखाई देना चाहिए ये एसटीएम की इक्वेशन है। ओरिजिन मेन पोजीशन पे नहीं है, अगर ओरिजिन मेन पोजीशन पे होता ये पार्ट आता 0, ये पार्ट आता 0। तो बेटा एक बात लिख सकते हैं, चार्ज अंडरगोस एसटीएम, चार्ज के एसटीएम की इक्वेशन आएगी तो करंट भी एसटीएम ही करेगा। तो हम यहाँ पे एक बात बोल सकते हैं, एक बात तो बोल सकते हैं, चार्ज एंड करंट बोथ एग्जीक्यूट एसएचएम। तो लिख सकते हैं चार्ज एंड करंट बोथ एग्जीक्यूट एसएचएम। तो बेटा जो बोल रहा हूँ फेजर्स और वो एसएचएम इनकी काफी जरूरत पड़ती है। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं अभी बेटा, बस ये आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं यहां से। तो बेटा एक क्वेश्चन दे रहा हूं दो तरीके से, कैपेसिटर has initial charge Q naught. Key is pressed at t is equal to 0. बेटे कोई भी कैपेसिटेंस है, ये कोई भी कैपेसिटेंस है, इस पे चार्ज है Q नॉट, इस पे माइनस Q नॉट, ये कैपेसिटेंस है C, यहाँ पे एक इंडक्टर है, यहाँ पे एक इंडक्टर है, एक ये K। Let charge on capacitor at any time. Let charge on capacitor and current be Q and I after time t. First, apply KVL. Apply KVL to circuit at any time t. Second, from t is equal to 0 to that time, apply conservation of electromagnetic energy. From t is equal to 0 to that time, apply conservation of energy. तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली है, अगर L और C है तो रेजिस्टेंस में हीट प्रोड्यूस नहीं होगी, तो हीट प्रोड्यूस नहीं होगी। इसकी को स्विच करते ही, तो मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, इसकी को स्विच करते ही ये हायर पोटेंशियल पे लोअर पोटेंशियल पे चार्ज ऐसे फ्लो करेगा, तो शुरू में इसमें चार्ज होगा Q नॉट, करंट धीरे धीरे ग्रो करेगा, करंट धीरे धीरे ग्रो करेगा, तो इसमें करंट ग्रो करना शुरू करेगा, इसमें चार्ज कम होना शुरू होगा, इसमें चार्ज कम होना शुरू होगा। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लूज करेगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लूज करेगा, ये मैग्नेटिक एनर्जी गेन करेगा। बट दिक्कत है यहाँ पे, तो लोग बोलते हैं
ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लूज करेगा, ये मैग्नेटिक एनर्जी गेन करेगा। बट ध्यान से देखना, इसमें जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, चार्ज चेंज करेगा, इलेक्ट्रिक चेंज आएगी, तो इसके अंदर मैग्नेटिक एनर्जी भी है। तो कई लोग लिखते हैं लॉस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन मैग्नेटिक एनर्जी। ये गलत है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि इसमें जब चार्ज डिक्रीज करेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक चेंज होगी, मैग्नेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी रहेगी। इसमें जब करंट इंक्रीज कर रहा होगा तो करंट की वजह से मैग्नेटिक एनर्जी होगी, करंट इंक्रीज करने की वजह से मैग्नेटिक एनर्जी टाइम के साथ चेंज करेगी, तो इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस होगी, तो दोनों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है। तो आपको क्या लिखना है, लॉस इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी ऑफ दिस इज इक्वल टू गेन इन। तो आप कैसे भी लिख सकते हो, तो अब जब भी यहाँ पे करो तो उस गलती के साथ कर देना, इसकी जितनी लॉस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी आएगी उसकी इतनी गेन इन मैग्नेटिक एनर्जी आ जाएगी। वो कहां से भी हो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक्सप्रेशन से ही आता है। तो अब इसकी टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, इसकी टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, इसकी इलेक्ट्रिक कर पाओगे, इसकी मैग्नेटिक कर पाओगे, तो दोनों का सम भी उतना ही रहता है। तो बेटा आपको केवीएल लिखना है और फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू दैट टाइम अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं दोनों लिख देता हूँ और वो लिखवा क्यों रहा हूँ उसके पीछे कारण डिस्कस करते हैं। सॉल्यूशन, बेटा किसी भी टाइम पे इस पे चार्ज q है और इस पे है -q, ये c है और ये है इंडक्टर L, इसके थ्रू करंट जाएगा I, इसके थ्रू करंट जाएगा I, तो ये पोटेंशियल माइनस ये आएगा, ये माइनस ये, तो ये पोटेंशियल माइनस ये कितना आएगा बेटा, अपन लिखते हैं q/c विल बी इक्वल टू L di/dt। तो इसका मतलब L di/dt माइनस q/c विल बी इक्वल टू 0। तो बेटा ये पोटेंशियल माइनस ये माइनस ये आएगा, पहला ये हो गया। सेकंड क्या होगा, इनिशियली करंट 0 है, t इक्वल टू 0 पे करंट 0 है, तो t इक्वल टू 0 पे कौन सी एनर्जी थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक। t इक्वल टू 0 पे कौन सी एनर्जी थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो t इक्वल टू 0 पे कुछ भी करंट नहीं था, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी थी। किसी भी टाइम t पे इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी भी है, इस पे मैग्नेटिक एनर्जी भी है। तो सेकंड हम लिखेंगे इनिशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू फाइनल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू फाइनल एनर्जी। तो कुछ कुछ बातों पे ध्यान रखना है, यहाँ पे ये मैथ्स वाले पोर्शंस है, बाकी फिजिक्स का काम तो 5-6 मिनट में कर लेंगे, मैथ्स में ही दिक्कत होती है। तो बेटा यू, तो इनिशियल एनर्जी कितनी थी, इनिशियल एनर्जी थी q0 स्क्वायर बाय 2c विल बी इक्वल टू फाइनल एनर्जी, विल बी इक्वल टू फाइनल एनर्जी q स्क्वायर बाय 2c प्लस हाफ Li स्क्वायर। ध्यान रखना सर्किट पे जो भी इंडक्टर्स होंगे अगर एक से ज्यादा जब तक बोला नहीं गया है उनमें कपलिंग नहीं लेनी है। सोलोनॉइड्स अगर सीरीज में बोलेंगे तो कपलिंग लेनी है, अगर दो इंडक्टर्स सीरीज में जब पैरेलल में लगाए हैं उनमें कपलिंग नहीं लेनी है, ये शुरू में हमने डिस्कस कर रखा है जब तक इम्प्लिसिटली बोला ना जाए। तो बेटा ये क्वेश्चन बन गई। अब देखते हैं कंजर्वेशन एनर्जी से वो इक्वेशन कैसे आती है। एक काम करना, इसको डिफरेंशिएट कर देना, इसको एक काम करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ sides with respect to t, differentiate both sides with respect to t। तो बेटा इनिशियल एनर्जी कांस्टेंट है, ये कितना आ जाएगा 0। बेटा q टाइम के साथ चेंज कर रहा है तो कितना हो जाएगा 2q dq/dt, 2q dq/dt डिवाइड बाय c डिवाइड बाय 2c, हाफ Li स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा हाफ L 2I di/dt, 2I di/dt। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा q/c dq/dt प्लस Li di/dt 0 आएगा। तो बेटा dq/dt को अगर I लिख देता हूँ, dq/dt को अगर मैं I लिख देता हूँ, dq/dt को अगर मैं I लिख देता हूँ तो ये कितना आएगा, I इस I से कट जाएगा। पर ध्यान रखना यहाँ पे Q क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है ना, Q क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो Q जब भी डिक्रीज करे I कितना होगा, I कितना होगा माइनस dq/dt। तो dq/dt को I डालना है या माइनस I डालना है ये देखना है। इनिशियल वैल्यू तो सबसे ज्यादा है तो उसके बाद उतनी होगी या कम ही होगी, बढ़ नहीं सकती है, तो माइनस में डालना है। तो बेटा यहाँ पे कितना आ जाएगा q/c इंटू माइनस I प्लस L di/dt इंटू I विल बी इक्वल टू 0, I कटेगा तो L di/dt
माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू 0। तो हमने पूरी राम कहानी देखने के बाद मैंने शुरू में क्या बोला था, कर्चफ लॉ और कुछ नहीं होता है, वर्कजेट थ्योरम होती है, दोनों दिखने में अलग अलग है। तो कर्चफ लॉ इज अ फॉर्म ऑफ वर्कजेट थ्योरम, इट्स नॉट एग्जैक्टली वर्कजेट थ्योरम। तो अगर आप कंजर्वेशन एनर्जी को डिफरेंशिएट करते हैं तो केवीएल आता है। अब मेरे ख्याल से इस एग्जांपल से पूरा क्लियर हो गया है, क्योंकि मैं इसी के लिए वेट कर रहा था। अगर आप कंजर्वेशन एनर्जी लगाते हो उसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट करते हो तो आपको क्या मिलेगा, केवीएल। तो केवीएल को इंटीग्रेट करेंगे तो वर्कजेट थ्योरम मिलेगा। तो केवीएल एग्जैक्टली इज नॉट वर्कजेट थ्योरम, इट्स अ फॉर्म ऑफ वर्कजेट थ्योरम, इट्स एक्चुअली पावर थ्योरम। बेटा वर्क को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो वो भी नहीं है, मतलब दोनों एग्जैक्टली। तो यहां से वो निकालना है। तो केवीएल एक्चुअली होती है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके जाने का वर्क। केवीएल एक्चुअली होता है पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है, दोनों। तो वर्कजेट थ्योरम पूरी एनर्जी का है और केवीएल क्या होता है, वर्क डन इन टेकिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज वन फ्रॉम द लूप, जो भी आता है ना। तो इट्स फॉर यूनिट चार्ज, क्यू चार्ज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एनर्जी आएगी पूरी। तो बेटा केवीएल की ऑल्टरनेट हम क्या कर सकते हैं, कंजर्वेशन एनर्जी लगा के उसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो केवीएल का एक्सप्रेशन आ जाता है कुछ कुछ करने के बाद। बेटा अब यहाँ पे मैं कुछ चीजें डिस्कस कर लेता हूँ। डीआईबाईडीटी जब जीरो होगा, डीआईबाईडीटी जीरो होगा, या तो करंट मिनिमम होगा या मैक्सिमम। डीआईबाईडीटी जब भी जीरो होगा, करंट या तो मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा, करंट या तो मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा। तो बेटा यहाँ पे आज की क्लास खत्म करते हैं, इसको मैं अपलोड कर दूंगा थोड़ी देर में। बाकी फिर कल सुबह 8 बजे से लेक्चर। बेटा कल सुबह 8 बजे से EMI का रिमेनिंग पोर्शन एलसी सर्किट्स करने हैं, एलसी ऑसिलेशंस खत्म करनी है। तो मैंने जस्ट एक मैथमेटिकल बैकग्राउंड दे दिया है, तो थोड़ा सा अगर हो सके तो पढ़ लेना एलसी ऑसिलेशंस। तो कल बेटा अभी क्योंकि कम बच्चे होंगे तो मैंने एलसी ऑसिलेशंस थोड़ा सा बैकग्राउंड देके स्टार्ट कर दिया, तो कल हम एलसी ऑसिलेशंस करेंगे। नहीं बेटा सुबह ही है। अरे नहीं बेटा आपको पढ़ना भी है केमिस्ट्री मैथ, आज तो कोई लेगा नहीं करके कर लिया था। नहीं बेटा कल सुबह से ही है, जिस दिन एग्जामिनेशन होगा उस दिन हम शाम को कर लेंगे। जिस दिन एग्जाम होगा ना उस दिन शाम को क्लास कर लेंगे, तो क्लास छोड़ेंगे नहीं। नहीं बेटा जिस दिन एग्जाम होगा ना उस दिन शाम को कर लेंगे, ताकि क्लास सुबह करना ठीक नहीं है। बाकी दिन सुबह ही है बेटा। गुड नाइट बेटा। कौसुम गुड नाइट बेटा।